नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग बुलेटिन में ऐसी खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहीं और सोशल मीडिया से लेकर के लगातार जो है हलचल मचाती रहीं, वो खबरें चाहे पाकिस्तान को हो, चाहे बलूचिस्तान की हो, चाहे वो अगर बात करें तो यूपी की कई ऐसे ज़िलों की खबरें हैं जो हमेशा हलचल मचाती रही हैं। जिससे कुछ अगर क्राइम की बात करें तो कुछ क्राइम की भी खबरें हैं, कुछ अगर देखें तो मुंबई लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी खबरें हैं। कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि बदला लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और इंतज़ार इतना करना पड़ता है कि सुकून से बदला लीजिए। ये उसी तरीके से हरदोई का एक मामला सामने आया है। बदला इस तरह का है कि हत्या होती है किसी के परिवार में और हत्या का बदला लेने के लिए कई दशक वो इंतज़ार करता है, मौका खोजता है। मौका खोजने पे जब मामला एकदम से उसको लगता है कि पटरी पर है, अपराधी को ये नहीं समझ में आता है कि हमारे खिलाफ ये आदमी कुछ कदम उठा सकता है, तो मामला वहाँ जब बढ़ेगा, इस लेवल का बढ़ता है, तो बढ़ने का कगार ये होता है कि उस हत्या का बदला हत्या होती है। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए कि कितने सालों तक हत्या का बदला लेने के लिए वो इंतजार करता रहा। बदल गया जुनून, सिर पर सवार खून, पुरानी रंजिश का अंजाम, हत्या की खौफनाक वारदात, सरपंच की हत्या, फरसे से हमला, पुलिस की मौजूदगी, क्यों नहीं हुई कार्रवाई। खाकी के कंधों पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कोई भी इंसान पुलिस के आसपास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन क्या हो जब पुलिस की आंखों के ही सामने किसी शख्स का कत्ल कर दिया जाए, उस पर धारदार हथियार से कई बार वार करके मौत के घाट उतार दिया जाए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरदोई से, जहां पुलिस के नजरों के सामने गांव के सरपंच की हत्या कर दी गई। हरदोई में हत्या की ये वारदात दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पुरानी रंजिश, कत्ल, बदला और बदले के लिए सिर पर सवार खून, जिसने न जाने कितनों को पल भर में कातिल बना दिया। नैनगांव में सालों पुरानी रंजिश थी, सिर पर बदला का खून सवार था और अब मौका मिला तो कुछ लोगों ने सरपंच महावत की फरसे से काटकर हत्या कर दी। घुमंतू जात से ताल्लुक रखने वाले सरपंच महावत को दिन दहाड़े 4 दर्जन से ज्यादा लोगों ने पहले घेराबंदी की, फिर एक के बाद एक फरसे से वार करके उन्हें मौत की घाट उतार दिया। हत्या की वारदात खौफनाक थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर जब सरपंच महावत को घेरे हुए थे, तब जान बचाने के लिए पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर भी पहुंच गई, लेकिन मूक दर्शक बनने के अलावा और कुछ न कर सकी। जब पुलिस के लोग सरपंच महावत को बचाने के लिए ले जा रहे थे, उसी दौरान आरोपियों ने सरपंच महावत को छुड़ा लिया और पुलिस के सामने ही उस पर फरसे से ताबड़तोड़ कई बार प्रहार किए और मौत के घाट उतार दिए। हैरत की बात यह है कि मौके पर पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भी वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी, कैसे आरोपियों को भागने का मौका मिला, पुलिस क्यों आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। हरदोई में के बेनीगंज थाने में कम से कम 20 से 25 लोगों ने घेराबंदी करके एक सरपंच की हत्या की थी, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंडिया न्यूज़ ने कल रात में अपनी खबर में ये बताया था कि किस तरीके से पुलिस कस्टडी में छोड़कर पुलिस कस्टडी से उस युवक को खींचा गया और गांव के लगभग 15 से 16 लोगों ने फरसे से और डंडे लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि उसकी मौत अस्पताल में जरूर हुई, जैसा कि कप्तान नीरज यादव ने बताया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक सरपंच की पत्नी
निर्मल ने अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों का दखल हुआ तो थाने के पुलिस हरकत में आई। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई। ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 महिला समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस ने उस पर एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई इस तरीके की है कि उसमें जो पत्नी है, मतलब कि उसने 12 नामजद और 30 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 18 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि अगर कहीं भी कोई बवाल होता है तो पूरी पुलिस फोर्स जाएगी वहां पर। लेकिन यहाँ पर बेनीगंज पुलिस की एक थोड़ी सी कमी ये रही कि जब बड़ा बवाल हो रहा था तो पुलिस के 2 जवान सिर्फ गए थे, जिनके चंगुल से उन लोगों ने उस सरपंच को छुड़ा लिया और वहीं पर उसकी मार पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस कप्तान काफ़ी सख्त हैं और उन्होंने इस पूरे मामले में को संज्ञान लेते हुए 5 से 6 टीमें बनाई और सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए लगभग 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंडिया न्यूज़ के लिए हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट। लेकिन सरपंच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 7 लोगों को घटना का कोई अफसोस नहीं है। आरोपियों में शामिल बीरू और राहुल का कहना है कि सरपंच ने उनके पिता को लाठियों से पीट कर मार डाला था। हमने भी वैसा ही किया और पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये कहानी 2009 में शुरू हुई थी। दोनों के अपने अपने परिवार और कुनबे थे। 28 अगस्त को 2009 को भैन गांव बाजार में रुपयों के लेन देन को लेकर सरपंच और रामपाल के बीच विवाद हुआ। सरपंच ने अपने भाई के साथ मिलकर रामपाल को लाठियों से पीट कर मार डाला। इसके बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। सरपंच को सजा हो गई और वो जेल में चले गए। इस दौरान सरपंच का परिवार लखीमपुर खीरी के पलियापुरवा गांव में रहने लगा, जबकि रामपाल का परिवार अटिया मझिया गांव में बस गया। सजा पूरी करने के बाद जब सरपंच जेल से छूटा तो राहुल पर बदला लेने का खून सवार था। एक दिन सरपंच जब टहलने निकला तो आरोपी राहुल का पूरा कुनबा लाठियां लेकर आ थमका और सरपंच की हत्या कर डाली। इस मामले में कुछ आरोपी भले ही गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन दिन दहाड़े घेर कर पुलिस की मौजूदगी में हत्या किए जाने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। लोगों के मन में डर बैठ गया है। सबका एक ही सवाल है, पुलिस लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा? लोग किस पर भरोसा करें? बेनीगंज थाना क्षेत्र के भैनगांव नामक एक गांव में महिलाओं और पुरुषों ने लाठी डंडों से, व्यक्ति इसका नाम सरपंच था, उसको बुरी तरह घायल कर दिया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। घायल सरपंच को अस्पताल लेकर गई थी, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। इसमें सरपंच का पोस्टमार्टम कराया गया था। उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें 7 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अतिशीघ्र साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी तथा सघन पैरवी करके सभी अभियुक्तों को कठोरतम सजा दिलवाई जाएगी। विशाखा कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। वक्फ बोर्ड बिल का मामला है, संभलने का नाम नहीं ले रहा है। संभलना हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है, याचिकाओं पर याचिकाएं भी पड़ रही हैं और कई ऐसे मुद्दे भी आ रहे हैं कि जिससे लगता है कि ये मामला अभी थमेगा नहीं। कुछ दिन पहले 2, 3, 4, 5 याचिकाएं हम सुनते थे कि 5 याचिकाएं इसके खिलाफ पड़ी है। अब ये याचिकाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। याचिकाएं बढ़ के 15 हो गई हैं और अभी भी जम्मू में इसका विरोध चल रहा है। वहाँ पे झड़प भी हुआ, मामला फिर भी नहीं शांत हुआ और यहाँ कोर्ट क्या कहेगा, अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का दौर जारी है। देखिए ये पूरा मामला, कहाँ प्रदर्शन, कहाँ याचिका, कहाँ संग्राम, ये सारी चीज़ों को अगर देखें इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामा, बवाल, नोक-झोंक, प्रदर्शन और हाथापाई, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं, जहां वक्फ कानून पर दूसरे दिन भी गदर हो गया। वक्फ कानून पर सदन में महाभारत शुरू हो गया। बवाल इतना बड़ा
कि नौबत बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई तक आ गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज हंगामा तब बरपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की, काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई। जिसके बाद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले सोमवार को भी विधानसभा में वक्फ पर बड़ा बवाल हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी थी, जैकेट फाड़कर सदन में लहराई थी। इस दौरान भी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और आज भी वही तस्वीरें दोहराई गई, बल्कि यूं कहें कि वक्फ पर संग्राम और तेज हो गया। एक बिल पास करना जिसमें हर एक मुसलमान की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ है, 300 मेंबर से ज्यादा पार्लियामेंट मेंबर्स उसके खिलाफ है। दैट मींस एक वर्टिकल डिवीजन है इस डिसीजन में। अब इसके बाद भी अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? ये हमारे मजहब का मसला है, मस्जिदों का है, दरगाहों का है, जियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पीकर, ये असेंबली, ये हुकूमत 60 MLA है मुसलमान यहाँ पर। मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है जो कल रेड कारपेट कर रहे थे केरल रिजू का, हु टेबल द बिल। दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर बीजेपी एंड ऑन देयर एजेंडा। बात रेज हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ दूध की रखवाली में बिल्ली बैठी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपनी पार्टी के स्पीकर के खिलाफ बैल में आ गए और उन्होंने शोरगुल शुरू कर दिया। फिर पीडीपी के लोगों ने इनको एहसास करवा दिया कि भैया तुम वक्त की लड़ाई लड़ रहे हो, वहाँ ट्यूलिप गार्डन में सैर हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी रस्साकशी में हमारे हाउस का कीमती टाइम जो वेस्ट हो रहा है। वक्फ कानून पर सियासी गलियारा तपने लगा और ये तपिश तब और बढ़ी जब पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वक्फ का मुद्दा आस्था से परे है। ये भारत के 24 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों, आस्थाओं और सम्मान पर सीधा हमला है। एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते जम्मू कश्मीर को इस अवसर पर आगे आना चाहिए और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। वक्फ पर ऐसे बयान सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा रहे हैं, राजनीतिक तनाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन सियासत के बीच ये मसला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। वक्फ पर 15 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। संभव है देश की सबसे बड़ी अदालत 15 अप्रैल को वक्फ को लेकर सुनवाई करे, लेकिन इस बीच आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का वक्फ कानून पर बड़ा बयान आया। और मजहब के दंगे मिटाने हैं तो यह बिल उस जमीन को तैयार करेगा कि दंगा मुक्त हिंदुस्तान उसमें से निकले। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बिल में संशोधनों का और नए संशोधनों के लिए पुरजोर पूरे देश में जोर लगाकर बातें कही थी। उनमें से बहुत बातें स्वीकार होकर बिल जो है वो पारित भी हुआ है। इस तरह की जहरीली पॉलिटिकल जुबान बोल रहे हैं इंद्रेश जी। भगवान 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 भला करे आपका। पहले बिल पढ़िए, संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़िए इंद्रेश जी। और आप तो बहुत बड़े संघ के बड़े आदमी, मुझ जैसे अदना व्यक्ति से एक बहस कर लीजिए ना सार्वजनिक मंच पे। किस प्रकार हमारे संविधान के मूल चरित्र को आप हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ कानून पर सियासी संग्राम छिड़ा है, सबका अपना अपना एजेंडा है, लेकिन सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट की रेस, इसलिए वक्फ पर सियासी क्लेश। और सवाल ये भी है वक्फ पर भीषण संग्राम का कोर्ट में क्या होगा अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पंजाबी सिंगर सिद्धूवाला का नाम आपने सुना होगा। मूसा सिद्धूवाला की जो हत्या होती है उसके पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ होता है। बिश्नोई गैंग में गोल्डी बरार का नाम आता है और गोल्डी बरार को लेकर के इस समय छापेमारी चल रही है। छापेमारी इतनी तेज है कि कई ठिकानों पे छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में मिला क्या है, सबूत क्या मिले और बरार मिला कि नहीं मिला, देखिए इस रिपोर्ट। कनाडा में बैठे आतंकवादी गोल्डी बराड़ पर कसा शिकंजा। हरियाणा, यूपी में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। गुरुग्राम में नाइट क्लब के बाहर धमाके की जांच में जुटी एनआईए। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक पर भी एक्शन। वेयरहाउस क्लब, ह्यूमन क्लब पर हुए ग्रेनेड हमले की भी जांच तेज।
दिसंबर 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मौजूद वेयर हाउस क्लब और ह्यूमन क्लब पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसके तार अमेरिका में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक और कनाडा में बैठे घोषित आतंकी गोल्डी बरार से जुड़े हैं। लिहाजा उनके करीबियों और संदिग्धों के निशाने पर एनआईए ने सुबह सुबह छापा मारा। आतंकवादी संगठन बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े आतंकी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के कई ठिकानों पर छापे मारे गए और करीबियों से पूछताछ की गई। इस छापेमारी में एनआईए ने 8 अलग अलग जगहों पर तलाशी ली और वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। इन सबूतों को अब जांच एजेंसी खंगाल रही है ताकि इस हमले की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके। इस मामले में पहले ही कई आरोपियों से हथियार, गोलियां और विस्फोटक सामग्री बरामद की जा चुकी है। आपको बता दें, 9 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मौजूद वेयर हाउस क्लब और ह्यूमन क्लब पर ग्रेनेड हमले हुए थे। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास एसोसिएट रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। एनआईए जांच में खुलासा हुआ है कि अमेरिका में बैठे रणदीप मलिक और गोल्डी बरार इस हमले के मास्टरमाइंड थे। क्लब मालिकों को धमकाया गया और फिरौती की मांग की गई। फिरौती से इनकार करने पर ग्रेनेड हमला किया गया। एनआईए ने इस केस को 2 जनवरी 2025 को दर्ज किया था और जांच अभी भी जारी है, क्योंकि लॉरेंस और गोल्डी बरार के नाम आने से मामला हाई प्रोफाइल हो चला है। साल 2024 दिसंबर में हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 29 में 2 क्लब में ग्रेनेड से हमला की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास एसोसिएट रोहित गोदारा ने लिया था। रोहित गोदारा के साथ रणदीप मलिक ने भी इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस पूरे मामले में साल 2025 के 2 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। मंगलवार को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले को लेकर 8 जगहों पर अपने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोकेशन शामिल हैं। एनआईए की इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों और गैंगस्टर्स की साजिशें देश के भीतर भी सक्रिय हैं, जिन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकवाद का शिकार हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग अपनी जुबान से खुलेआम बोल रहे हैं, क्योंकि एक एक आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा जा रहा है और वहाँ के लोग ही मार रहे हैं। किसका हाथ है, कौन है, बाहरी है या अंदर के लोग ही इस तरह की हरकत कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। कनाडा में बैठे आतंकवादी गोल्डी बरार पर कसा शिकंजा। हरियाणा, यूपी में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। गुरुग्राम में नाइट क्लब के बाहर धमाके की जांच में जुटी एनआईए। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक पर भी एक्शन। वेयर हाउस क्लब, ह्यूमन क्लब पर हुए ग्रेनेड हमले की भी जांच तेज। दिसंबर 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मौजूद वेयर हाउस क्लब और ह्यूमन क्लब पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसके तार अमेरिका में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक और कनाडा में बैठे घोषित आतंकी गोल्डी बरार से जुड़े हैं। लिहाजा उनके करीबियों और संदिग्धों के निशाने पर एनआईए ने सुबह सुबह छापा मारा। आतंकवादी संगठन बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े आतंकी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के कई ठिकानों पर छापे मारे गए और करीबियों से पूछताछ की गई। इस छापेमारी में एनआईए ने 8 अलग अलग जगहों पर तलाशी ली और वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। इन सबूतों को अब जांच एजेंसी खंगाल रही है ताकि इस हमले की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके। इस मामले में पहले ही कई आरोपियों से हथियार, गोलियां और विस्फोटक सामग्री बरामद की जा चुकी है। आपको बता दें, 9 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मौजूद वेयर हाउस क्लब और ह्यूमन क्लब पर ग्रेनेड हमले हुए थे। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास एसोसिएट रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। एनआईए जांच में खुलासा हुआ है कि अमेरिका में बैठे रणदीप मलिक और गोल्डी बरार इस हमले के मास्टरमाइंड थे। क्लब मालिकों को धमकाया गया और फिरौती की मांग की गई। फिरौती से इनकार करने पर ग्रेनेड हमला किया गया। एनआईए ने इस केस को 2 जनवरी 2025 को दर्ज किया था और जांच अभी भी जारी है, क्योंकि लॉरेंस और गोल्डी बरार के नाम आने से मामला हाई प्रोफाइल हो चला है।
साल 2024 दिसंबर में हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 29 में 2 क्लब में ग्रेनेड से हमला की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास एसोसिएट रोहित गोदारा ने लिया था। रोहित गोदारा के साथ रणदीप मलिक ने भी इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस पूरे मामले में साल 2025 के 2 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। मंगलवार को केंद्रीय जांच एजेंसी NIA इस मामले को लेकर 8 जगहों पर अपने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोकेशन शामिल हैं। NIA की इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों और गैंगस्टर्स की साजिशें देश के भीतर भी सक्रिय हैं, जिन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात राजस्थान की अगर करें तो राजस्थान से एक नया मामला सामने आया है, जिसे हम कहते हैं हिट एंड रन केस। एक जनाब गाड़ी से 10 लोगों को कुचल देते हैं। वो जनाब हैं कौन, कितने बजे गाड़ी से कुचले, कितने जिंदा हैं, कितने अभी अस्पताल में हैं, कंडीशन क्या है। हिट एंड रन केस का नाम लेने के बाद शायद आपको मुंबई की घटना याद आती होगी, लेकिन देखिए क्या है ये माजरा। जयपुर में हिट एंड रन केस। नशे में धुत चालक ने कई लोगों को रौंदा, कुछ की मौत, कुछ का इलाज जारी। जयपुर के MI रोड और नाहरगढ़ रोड इलाके में सोमवार की रात बेहद काली और डरावनी साबित हुई। रात 9:30 बजे एक संकरी सड़क पर एक कार लोगों को बेतहाशा रौंदते जा रही थी। चालक नशे में धुत था। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है और इसकी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। देखिए कैसे कार ने पल में कहर मचा दिया और जो सामने मिला उसे रौंदती चली गई। मैं संतोषी माता के मंदिर की तरफ से आ रहा था। सामने से ना ये क्रेटा वाला कुचलता हुआ मेरे सामने एक लड़की को कुचला, बाइक को टक्कर मारी और मैं साइड में हुआ, बाइक को ना कुचलता हुआ ले गया कम से कम 20 मीटर तक। स्कूटी सवार की समझदारी से पकड़ा गया आरोपी। घटना के चश्मदीद रवि ने बताया कि वो अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी अचानक उसने देखा कि एक तेज गति से आ रही कार लोगों को टक्कर मार रही है। उसने तुरंत अपनी स्कूटी वहीं स्टार्ट की और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद आरोपी की कार धीमी हुई तो उसने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका और रवि को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। फिर उसने हिम्मत दिखाई और एक जगह पर कार की स्टीयरिंग घुमा दी, जिससे कार एक दीवार से जा टकराई और रुक गई, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके आगे जाते उसके आगे गाड़ी आई थी, उसने वहाँ पे गाड़ी धीरे कर ली। तो गाड़ी धीरे करी तो मैं मेरी गाड़ी को मार रोक के उसके पीछे धक्का हो गया और गाड़ी को मैंने बोला भाई गाड़ी तो रोक, पीछे इतने जनों को तू उड़ा के आ रहा है, क्या है क्या नहीं। तो उसने उसकी गाड़ी मैं उसकी गाड़ी को पकड़ा तो उसने क्या स्पीड और तेज करी, तो मैं उसकी गाड़ी के पूरा तो गाड़ी से मेरे को खेस तो वो लेके जा रहा था वो, तो उसकी गाड़ी आगे जाते घुमाव होता है, घुमाव पे मैंने स्टीयरिंग को उसको घुमा के दीवार के अंदर डाल के उसकी गाड़ी को रोक दी। उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं कौन था, उस गाड़ी में था वो तो बहुत ज़्यादा पी रही, उसमें दारू ओवर कंट्रोल था। कम से कम जब मैं उसके साथ था गाड़ी में कम से कम 80 हादसे के शिकार हुए लोगों के नाम हैं 48 वर्षीय वीरेंद्र सिंह, 50 वर्षीय ममता कंवर, 28 वर्षीय मोनेश सोनी, 44 वर्षीय जलालुद्दीन, 17 वर्षीय दीपिका सैनी, 65 वर्षीय विजय नारायण, 50 वर्षीय जेबुनिशा, 24 वर्षीय अंशिका, 37 वर्षीय अवधेश पारीक। इनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी घायलों का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। जिस गाड़ी के अंदर था उसको भी हमने रिकवर कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। घटना के बाद अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पेट्रोलिंग की भी ज़्यादा आवश्यकता है और दारू पीने वालों की भी चेक पोस्ट बना के उनको जगह जगह जांच करने की आवश्यकता है, ताकि दारू पी हुए गाड़ी चलाकर जिस प्रकार से दुर्घटना कर रहे हैं, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। उस्मान नाम के आरोपी वाहन चालक ने सबसे पहले मिर्जा इस्माइल रोड पर एक छोटी बच्ची और परिजन को अपनी लग्जरी कार से टक्कर मारी और यहां से भागता हुआ नाहरगढ़ रोड इलाके में चला गया, जहां पर उसने कई गाड़ियों को रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने घायलों को प्रशासन की मदद से अस्पताल पहुंचाया।
इस घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित होकर थाने के बाहर जमा हो गए। बाद में पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे। इधर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य लोगों के साथ धरने पर बैठ गए और आरोपी उस्मान के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। बहुत दुखद घटना है और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो एमआई रोड से लेकर नारगढ़ रोड तक 70 से 100 की गाड़ी तेज चलाकर ऐसे छोटे रास्तों में इतने लोगों को जो दुर्घटनाग्रस्त किया, ये दुखद है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मुआवजे की मांग पर अड़े स्थानीय और परिजन। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी उस्मान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन मृतकों के परिजन और स्थानीय मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर डीएम से 2 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय है आरोपी उस्मान खान। पुलिस के अनुसार आरोपी उस्मान खान विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में लोहे के बेड बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक है। उस्मान खान कई सालों तक कांग्रेस का सक्रिय नेता रहा। इस फैक्ट्री में हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल चेयर, एम्बुलेंस स्ट्रेचर तैयार किए जाते हैं, जिनकी सप्लाई विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में होती है। जानकारी के मुताबिक उस्मान खान जयपुर शहर के कांग्रेस संगठन में वर्षों से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। घटना के बाद अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे नेताओं ने दुख जाहिर किया और खबर है कि उस्मान खान को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। कई घरों में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कई लोग अस्पताल में घायल परिजनों के लिए सही सलामती की दुआ कर रहे हैं। किलर उस्मान खान ने कई लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। शायद उस्मान खान को शराब का ही नशा नहीं था, बल्कि पॉलिटिक्स और पैसे का भी गुरूर था। जयपुर से मोहम्मद रजा उल्लाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार अपने आप में खूंखार माना जाता था। पहले लूट, हत्या, डकैती वहाँ बहुत होती थी। अगर लूट, हत्या और डकैती की बात करें तो अब वहाँ मामला बहुत शांत है। लेकिन एक नया मामला निकल के आया है। पहले रंगदारी में लोग उठा लिया करते थे, लेकिन यहाँ पे अब रंगदारी बात करें तो रंगदारी उस लेवल की है कि प्रेम प्रसंग की रंगदारी है। प्रेम प्रसंग में लड़के को उठा लिया गया और लड़के की हत्या तक कर दी गई। ये मामला है कौन? देखिए, लड़की किस परिवार की है कि उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा ना सके और उठा सके तो ये सीधा बोला जाता है कि ये आपका भी वही हाल होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। सीतामढ़ी में प्रेम करने की सजा मिली मौत। पहले नाखून उखाड़ा, फिर तड़पा तड़पा कर मारा। युवक ने कोचिंग की लड़की से लगाया था दिल। बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक को प्रेम करने की सजा मौत के रूप में मिली है। मौत भी ऐसी जिसे सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला डुमरा थाना क्षेत्र के हरबना रसलपुर गांव का है। यहां प्रेम प्रसंग के मामले में राम भजन कुमार की हत्या कर दी गई। राम भजन गांव में ही एक कोचिंग चलाता था। कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले लड़की पक्ष वालों ने राम भजन को अपने साथ जबरदस्ती अगवा कर लिया। लड़का को बोला जो कुछ नहीं होगा, ये अपना रिक्स पर रजिया से ले गया उठा के, लैपटॉप, मोबाइल सारा कुछ ले गया। इस दे के ले गया इस घर में। इस घर में से इसको पापा का बैठा दिया गेट पर। एक बात पे उससे अच्छा से बतियाने लगा और लड़का को उठा के ले गया वहाँ पर इसको मार करके यहाँ पर फेंक दिया। 1.5-2 घंटा यहाँ थे सर, लेकिन वो करंट भी लगा था, उठा जा रहा था, पूरा चीर फाड़ दिया था। चाकू भी मारा है, रॉड वुड से मारा है, सोटा भी चलाया, काला काला हो गया था। मोबाइल से प्रेम के सबूतों को हटाने को कहा। मृतक के पिता अनूठा भगत के अनुसार बेटे के मोबाइल में रखे सभी तरह के प्रेम प्रसंग के सबूतों को हटाने के लिए कहा गया। युवक की जान लेने से पहले उसे कई तरह की यातनाएं दी गई। उसके नाखून तक उखाड़ लिए गए। उसके बाद करंट लगाकर उसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया। जब उसकी मौत हो गई तो युवक के शव को रात में दरवाजे पर रखकर सभी भाग खड़े हुए। देखिए, जैसा कि सूचना मिला है और हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं घटनास्थल पे। एक 11-12 के करीब कल रात्रि में 7 तारीख की रात्रि में एक मर्डर हुआ है और ये प्रसंदिष्ट प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। और इसमें जो भी संदिग्ध है, कुछ संदिग्धों को हम लोग गिरफ्तार भी किए हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है। आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हैं ग्रामीण। इस घटना से गुस्साए लोगों ने गांव में जमकर हंगामा किया। मृतक के शव को आरोपी के घर पर रखकर उसको जलाया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम सा पसरा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। सीतामढ़ी से रंजीत कुमार के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। फिर हम सुर्खियों को लेकर के हाजिर होंगे। जो दिन भर की ऐसी बड़ी खबरें होंगी जो टेलीविज़न पे हलचल मचाएं, आपके इंटरनेट पे भी हलचल मचाएं, चाहे वो देश की हो, विदेश की हो या इंटरनेट से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी खबर हो, हम मॉर्निंग बुलेटिन में सब आपके सामने लेके हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल नमस्कार।